हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो कि दिसंबर 2024 में आई है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में पूरी डिटेल्स में जाएंगे कि इसके हाइलाइट्स क्या हैं, इसमें किन किन तरह के चैलेंजेस की बात की गई है, किस तरह के प्रोग्रेस की बात की गई है, क्या नंबर्स आए हैं, उन सब के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चनिंग हुई है तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके सामने उसका लिंक है, और अगर आप मेरे सारे नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो और इंक्लूडिंग समरी ऑफ ऑल द एडिटोरियल्स जो मैं बनाता हूँ, इसके अलावा जो पीआईबी की समरीज बनाते हैं हम प्लस एमसीक्यूज बनाते हैं, वो सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हो बाय ज्वाइनिंग द चैनल। तो जब आप चैनल पे जाओगे वहाँ ज्वाइन का बटन आएगा, ज्वाइन पे क्लिक करो और आप चैनल का हिस्सा हो सकते हो। नोट्स मास्टर को ज्वाइन कर सकते हो, उससे चैनल को एक सपोर्ट भी मिलेगा और प्लस आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिलेगा जो कि आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। इट्स मोर देन वैल्यू फॉर मनी। ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहले इकोनॉमिक आउटलुक ये रिपोर्ट क्या देता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो जीडीपी के ग्रोथ के बारे में बात की गई है वो ये कहा गया है कि जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ है वो इतना एक्सेलरेट नहीं होकर डी एक्सेलरेट हुआ है, और जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमारे बिलो एक्सपेक्टेशन गया है। तो Q2 फरवरी फाइनेंशियल ईयर 2025 में हम 5.4% के आसपास ही ग्रोथ देख पाएंगे। रिकवरी हम एक्सपेक्ट करते हैं Q3 और Q4 में। किस किस चीज़ों की वजह से? तो पहला, पब्लिक कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है Q3 Q4 में काफ़ी फेस्टिवल्स आते हैं, राइट? तो उसकी वजह से पब्लिक कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होता है। फाइनेंशियल कंडीशंस भी इंप्रूव होने की एक्सपेक्टेशन है, प्लस जो स्ट्रॉन्ग सर्विस का एक्सपोर्ट होगा उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये नंबर बढ़ सकता है। बट ये स्पेक्यूलेशन है, अभी पॉसिबल पता नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। बट जो अभी का करंट नंबर दिखा रहा है वो 5.4% के आसपास दिखाया जा रहा है। इसके अलावा कंज्यूमर और बिजनेस कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें तो कॉन्फिडेंस हमारा अच्छा है, हमारा हाई है। कॉन्फिडेंस जो है, चाहे वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हो चाहे वो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से हो, 2025 में हम अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि कॉन्फिडेंस का कोई इशू नहीं नज़र आता। इनफैक्ट कॉर्पोरेट का रिपोर्ट ये भी बता रहा है कि हमारी जो बैलेंस शीट्स हैं और हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनीज की वो भी अच्छी नज़र आ सकती है 2025 में। तो वहाँ उस पर्सपेक्टिव में, मतलब कंज्यूमर के डिमांड के पर्सपेक्टिव में एज वेल एज जो बिजनेस का जो बैलेंस शीट है और उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, इतना बुरा हम नहीं करेंगे 2025 में। इसके अलावा स्ट्रक्चरल ग्रोथ ड्राइवर्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा खरीफ का हार्वेस्ट सीजन रहा वो काफ़ी बम्पर रहा, काफ़ी बढ़िया रहा। लेकिन आपको पता ही है फूड इन्फ्लेशन इस टाइम पे काफ़ी बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो हम राबी से भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि उसके भी अच्छे कहते हैं ना, उसकी भी हार्वेस्टिंग अच्छी हो, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा फूड इन्फ्लेशन ईज डाउन हो पाए, जो कि अभी एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है आरबीआई के सामने। इन्फ्लेशन ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो हम कहीं ना कहीं अभी थोड़ा बहुत कम हुआ है। नवंबर में 5.5% के आसपास था, लेकिन कोर इन्फ्लेशन हमारा बढ़ गया था। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि कोर इन्फ्लेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो कोर इन्फ्लेशन हमारा बढ़ गया था, 3.7% के आसपास आया था, जिसमें फूड इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहा है कहीं ना कहीं। और एक्सट्रीम वेदर का भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं वो भी एक बड़ा कंसर्न है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, ये रिपोर्ट क्या कहता है? तो रिपोर्ट ये कहता है कि जो हमारा जीएनपीए रेशियो है वो 2.6% रहा सितंबर 2024 में। स्ट्रेस टेस्ट क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि जीएनपीए हमारा राइज कर सकता है 3% तक बाय मार्च 2026। इसके अलावा एडवर्स सिनेरियो में ये 5 से 5.3 एडवर्स सिनेरियो में ये 5.35 से 5% से 5.3% तक भी जा सकता है। तो ये एक कंसर्न है हमारे लिए। इसके अलावा कैपिटल एडिक्वेसी की अगर हम बात करें तो बैंक और एनबीएफसी दोनों अपने कैपिटल बफर्स को मेंटेन कर रहे हैं। जितना आरबीआई उनको कहती है रेगुलेटरी मिनिमम उनके पास होना चाहिए, तो वो उतना अपने स्ट्रेस सिनेरियो के लिए मेंटेन कर रहे हैं। की चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो जो हमारा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है। इसके अलावा जो अर्बन डिमांड है वो भी थोड़ा थोड़ा सैचुरेट हो रही है, मॉडरेट हो रही है, तो वो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग हो सकती है। इसका मतलब हमें रूरल डिमांड को कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा जियो पॉलिटिकल रिस्क तो आप देख ही रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है लगातार, मार्केट ग्लोबली कुछ ना कुछ डेफिनेटली हो रहा है, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट हमारा ट्रेड के ऊपर पड़ता है, एक्सपोर्ट के ऊपर पड़ता है, तो वो सारी चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ता है अगर हमारे ग्लोबल रिलेशन सही नहीं चल रहे हैं, या फिर ग्लोबली कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है जैसे अभी पीछे वॉर हो गया, रशिया यूक्रेन वाला इशू हुआ, मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी। ग्लोबल और डोमेस्टिक रिस्क की अगर हम बात करें तो ग्लोबली
मैक्रो पॉलिसीज़ कहीं न कहीं अनसर्टेनिटी है वहाँ पे अच्छा खासा रिस्क भी दिख रहा है, जिसकी वजह से ट्रेड इफ़ेक्टेड हो सकता है, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो, चाहे वो आइडियोलॉजी डिफरेंसेस की वजह से हो, चाहे वैसे ही कोई इश्यू आ जाए। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन भी चल रहा है इकोनॉमिक आउटलुक में, जो मैंने अभी-अभी आपको बताया। मीडियम टर्म रिस्क की अगर हम बात करें तो जो फाइनेंशियल मार्केट ओवर वैल्यूड हो गए हैं, वो भी एक चैलेंज है। काफ़ी लोगों को लग रहा है इंडियन मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यूड है, तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से लोगों ने पैसा भी काफ़ी निकाला यहाँ पर। फाइनेंस जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने काफ़ी पैसा इसमें से निकाला। प्लस जो डेट लेवल्स हैं वो लोगों के बढ़ रहे हैं। नाउ दिस इज़ अ बिग कंसर्निंग थिंग कि लोग काफ़ी ज़्यादा डेट ले लेके चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड पे जी रहे हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं जो लोगों की सोच में आ गया कि पहले लोग सेव करते थे और फिर खर्चते थे। अब क्या हो गया, लोग पहले खर्चते हैं और सेविंग के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचते। प्लस एक राइजिंग टेक्नोलॉजी जिसकी जिसकी वजह से साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है, एआई के इश्यूज आ रहे हैं, तो वो सारा चीज़ मीडियम टर्म रिस्क में नज़र आ रहा है। पॉलिसी प्रायोरिटीज़ की बात करें इस टाइम पे आरबीआई के लिए, तो आरबीआई कहीं न कहीं एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम और फाइनेंशियल स्टेबल सिस्टम बनाना चाहता है, जिसमें रेज़िलियंस अच्छा हो, ताकि हम किसी भी तरह के इश्यू को या स्ट्रेस को हम कहीं न कहीं बर्दाश्त कर सकें। कस्टमर सेंट्रिक होना चाहता है, टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस होना चाहते हैं, प्लस फाइनेंशियली इंक्लूसिव होना चाहते हैं। जो 3 मेन पिलर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हैं, वो पहला कस्टमर सेंट्रिक होना है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना है, प्लस फाइनेंशियली इंक्लूसिव होना है। और एस्पिरेशनल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो आरबीआई चाहता है कि वो अपने पब्लिक ट्रस्ट को बनाए रखे, कॉन्फिडेंस बनाए रखे, ताकि इंडिया एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़े। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आता है इस रिपोर्ट से, तो रिपोर्ट क्लियरली कहता है कि हम इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में अच्छा कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली ग्लोबल और कुछ कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स हमारे लिए चैलेंज हैं। लेकिन हमें कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजिक मेजर्स लेने हैं जो कि लगातार रिफॉर्म्स ला सके और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हम बढ़ पाएँ। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या कहता है। उसके सारे मैंने पॉइंट्स आपको डिटेल में समराइज करके समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आएगा। इसके पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हो और आगे वाले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।